हेलो बच्चों, आइए हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th की फिजिक्स। और बच्चों, उसमें हम लोगों ने उत्तल व अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में पढ़ लिया था और चिन्ह परिपाटी क्या होती है वो देख लिया था। अब आइए देख लेते हैं दर्पण सूत्र का किस तरीके से निगमन करते हैं। तो देख लेते हैं। माना एक बिंब है ए बी जो सी के परे है। अवतल दर्पण पर इसका प्रतिबिंब सी व एफ के मध्य बनता है। सी व एफ के मध्य बनता है। सी व एफ के मध्य बनता है। अब आइए देख लेते हैं इसका चित्र किस तरीके से इसका किरण आरेख बनेगा। तो इस तरीके से एक अवतल दर्पण बना लेते हैं बच्चों। इस तरीके से एक ये अवतल दर्पण है। इसके बाहरी सतह पर पॉलिश लग जाएगी इस तरीके से। ये एक किसी भी गोली दर्पण का छोटा सा कटा हुआ हिस्सा है, द्वारक। तो इस तरीके से एक ये अवतल दर्पण हो जाएगा। इसका जो मध्य का बिंदु है ये होता है ध्रुव, और इसे P से लिखते हैं। अब इसी ध्रुव के समांतर एक रेखा खींच देते हैं। तो इस तरीके से ध्रुव से होती हुई एक रेखा खींच देंगे इस तरीके से। तो ये ध्रुव से होती हुई एक रेखा खींच देते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पर इसका वक्रता केंद्र है इस तरीके से, और यहाँ पर फोकस है। बिंब की जो स्थिति है वो सी के परे है, यानी यहाँ पर इस तरीके से ये बिंब है। बिंब की ऊंचाई लिख लेते हैं ए बी। अब एक रेखा बिंब से मुख अक्ष के समांतर जाएगी। तो इस तरीके से एक रेखा मुख अक्ष के समांतर आपतित होगी इस तरीके से, और परावर्तन के पश्चात ये फोकस से होकर निकलेगी। तो इस तरीके से फोकस से होती हुई ऐसे निकल जाएगी। अब दूसरी रेखा वक्रता केंद्र से होकर जाएगी। तो इस तरीके से जो रेखा वक्रता केंद्र से होकर जाती है वो जिस डायरेक्शन में जाती है उसी डायरेक्शन में वापस आ जाती है। अब एक किरण इसके ध्रुव पर आपतित कराएंगे इस तरीके से। तो एक किरण गोली दर्पण के ध्रुव पर आपतित होगी। तो ये भी परावर्तन के पश्चात इस तरीके से ऐसे गुजरेगी। अब इसका प्रतिबिंब जो है वो इस बिंदु पर बन जाता है। तो देख लेते हैं। तो ये इसका प्रतिबिंब बन गया। अब प्रतिबिंब लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा बी डैश और ये हो जाएगा ए डैश। अब इस बिंदु को मान लेते हैं कि ये बिंदु है एम, इसे एम से प्रदर्शित कर लेते हैं इस तरीके से। अब देख लेते हैं इसमें दो कोण देख लेते हैं कि दो त्रिभुज कौन कौन से बन रहे हैं। तो एक ये त्रिभुज बन रहा है ए डैश एफ बी डैश, और इसी के सामने यानी एक ये वाला जो एंगल है और एक ये वाला एंगल है। तो इसी के सामने वाला जो त्रिभुज है ये ए डैश एफ बी डैश है, और ये यहाँ से बन जाएगा इस साइड से पी एफ डैश एम, ये वाला बन जाएगा। यानी एम और पी के बीच की जो ये दूरी है ये अति सूक्ष्म दूरी है, और इन दोनों त्रिभुजों को समकोण त्रिभुज मान लेते हैं। तो लिख लेते हैं दोनों त्रिभुजों को। तो इस तरीके से इसका डायग्राम बनेगा। अब लिख लेते हैं यहाँ पर। तो लिखेंगे त्रिभुज। तो पहला त्रिभुज लिख लेते हैं। पहला त्रिभुज है ए डैश एफ बी डैश। तो यहाँ लिखेंगे ए डैश एफ बी डैश व। अब दूसरा त्रिभुज लिखेंगे, यहाँ से चालू करेंगे पी एफ एम। तो यहाँ से लिखेंगे दूसरा त्रिभुज है पी एफ एम। अब देख लेते हैं त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता किस तरीके से होती है। तो त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता में छोटे वाले त्रिभुज की जो ऊंचाई होती है बटे बड़े वाले त्रिभुज की ऊंचाई, और छोटे वाले त्रिभुज की जो जो आधार होता है बटे बड़े वाले त्रिभुज का आधार। तो आइए लिख लेते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे इसकी ऊंचाई। तो इसकी ऊंचाई क्या है ए डैश बी डैश। तो यहाँ पर लिख लेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा ए डैश बी डैश अपॉन। अब बड़े वाले त्रिभुज की ऊंचाई क्या है एम पी। तो यहाँ पर लिख लेंगे एम पी बराबर चिन्ह लगा लेंगे। अब उसके बाद में इसका आधार लिखेंगे यानी एफ बी डैश। तो यहाँ पर आ जाएगा एफ बी डैश अपॉन में। अब ये बड़े वाले त्रिभुज का लिख लेंगे। तो बड़े वाला त्रिभुज क्या आ जाएगा, इसकी ये है तो ये आ जाएगा पी एफ। तो यहाँ पर लिख लेंगे पी एफ।
इस तरीके से। अब ये दोनों त्रिभुज आ गए। अब यहाँ पर देख लेते हैं, एक इस जगह लिखेंगे। अब देख लेते हैं यहाँ पर जो ये पी एम दिया गया है, एम पी इक्वल टू, अब इसके सामने चले जाते हैं, ये जो दूरी दी गई है ऊंचाई, इसके सामने आते हैं तो ये बराबर दिया गया है ए बी के, तो इसको लिख लेते हैं ए बी के बराबर, तो ये हो जाएगा ए बी के बराबर। तो अब फिर से यहाँ पर लिख लेते हैं, जहाँ एम पी है वहाँ पर ए बी रख लेते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा ए डैश बी डैश अपॉन में ए बी इक्वल टू, इधर वही रहेगा एफ बी डैश और अपॉन में पी एफ। अब इसे मान लेंगे कि यह समीकरण पहला है। अब देख लेते हैं जो ये त्रिभुज दो प्रयोग में लिए गए हैं वो कौन कौन से हैं। तो एक तो ये छोटा सा त्रिभुज है, ये इस तरीके से इन्हें हाईलाइट कर देते हैं, ये एक छोटा सा त्रिभुज है, और इसी के सामने जो ये है ये एक बड़ा सा त्रिभुज है, ये तो ये वाला प्रयोग में लिया गया है, ये त्रिभुज इस तरीके से। तो ये दो त्रिभुज प्रयोग में लिए गए थे। अब आइए देख लेते हैं फिर से। अब दोबारा से दो त्रिभुज ले लेते हैं। तो एक त्रिभुज देखो इस तरीके से बनाएंगे, ये वाला, यानी एक त्रिभुज बन रहा ए डैश पी बी डैश, तो लिख लेते हैं त्रिभुज ए डैश पी बी डैश व त्रिभुज, यानी एक ये त्रिभुज हो गया जिसका ये कोण बराबर है और ये कोण बराबर है। त्रिभुजों की समरूपता का मतलब होता है कि उनका एक एंगल बराबर हो और उनके जो भुजाओं का अनुपात है वो बराबर होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर ये एंगल आई है और ये एंगल आर है, ये दोनों सदैव बराबर होते हैं। जब कोई किरण किसी ध्रुव पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात जिस एंगल से आती है उसी एंगल से निकलती है, तो ये दोनों कोण बराबर हो जाएंगे। तो इसके सामने का त्रिभुज देख लेते हैं। तो सामने का त्रिभुज है बी पी ए, यानी ये वाला त्रिभुज है, तो यहाँ से लिख लेते हैं बी पी ए। अब इस वाले त्रिभुज में देख लेते हैं, तो यहाँ पर इसकी लंबाई क्या आ जाएगी, ऊंचाई ए डैश बी डैश, तो यहाँ पर लिखेंगे ए डैश बी डैश अपॉन में, अब इस वाले त्रिभुज की तो ये ए बी दिया गया है तो आ जाएगा ए बी इक्वल टू, अब इसकी दूरी देखेंगे तो ये वाली दूरी दी गई है पी बी डैश, तो ये पी और ये बी डैश, तो यहाँ पर आ जाएगा पी बी डैश अपॉन में। अब इस वाले त्रिभुज की दूरी दी गई है तो दी गई है पी और बी, तो आ जाएगा पी बी, ये बन जाएगा समीकरण दूसरा। अब देख लेते हैं समीकरण 1 व 2 में दोनों के जो LHS हैं वो बराबर दिए गए हैं, यानी यहाँ भी ए डैश बी डैश अपॉन ए बी दिया गया है और यहाँ भी ए डैश बी डैश अपॉन ए बी दिया गया है। तो जिन दो समीकरणों के यदि LHS बराबर होते हैं तो उन्हें कैंसिल करके LHS केवल RHS लिख लिया जाता है। तो ये LHS से LHS समाप्त हो जाएंगे और इन दोनों के RHS यानी राइट हैंड साइड वाली चीजें लिख लेंगे। तो आइए लिख लेते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं क्या बचेगा, यहाँ बचेगा एफ बी डैश, तो यहाँ लिख देते हैं एफ बी डैश और अपान में बचा है पी एफ इक्वल टू, यहाँ बचा है पी बी डैश अपॉन में पी बी, इस तरीके से। अब ये पी बी डैश जो है, अब ये पी बी डैश देख लेते हैं, पी बी डैश कहाँ से निकालेंगे, तो ये देख लेते हैं, यहाँ पर हमें ये निकालना है पी बी डैश जो है ये दिया गया है पी बी डैश और इधर दिया गया एफ बी डैश, तो एफ बी डैश का मान निकालना है, यानी ये दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो ये दूरी ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, बी डैश से पी तक पहुंचेंगे, तो लिख लेते हैं पी बी डैश, तो यहाँ देख लेते हैं इस तरीके से, तो यहाँ लिखेंगे पी बी डैश बराबर, ये दूरी यहाँ से यहाँ तक कितनी है, यहाँ दिया गया है एफ बी डैश, तो आ जाएगा एफ बी डैश प्लस एफ बी डैश आ जाएगा, उसके बाद में ये आ जाएगा पी एफ, यानी ये पी दिया गया ये एफ दिया गया, तो आ जाएगा पी एफ। अब उसके बाद पक्षांतर करेंगे, हमें इसका मान निकालना एफ बी डैश का मान निकालना, तो ये वाला इधर प्लस में इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, तो आ जाएगा एफ बी डैश इक्वल टू, तो ये वाला पहले रखेंगे यानी पी बी डैश माइनस पी एफ, इस तरीके से। तो अब हमने यहाँ पर एफ बी डैश का मान निकाल लिया, तो आइए यहाँ पर रख देते हैं अपने समीकरण में। तो देख लेते हैं ये समीकरण दिया गया है, यहाँ लिखा एफ बी डैश, ये दिया गया एफ बी डैश, तो इसकी जगह मान आ जाएगा, कोष्टक में लिख लेंगे, मान आ जाएगा पी बी डैश माइनस का पी एफ और नीचे बचेगा पी एफ इक्वल टू, यहाँ आ जाएगा पी बी डैश अपॉन में पी बी, इस तरीके से। अब आइए देख लेते हैं चित्र में, तो इस तरीके से चित्र दिया गया है। अब देख लेते हैं ये जो दिया गया ध्रुव, तो जब ध्रुव के आगे की ओर गणना करते हैं इस दिशा में तो वो सभी पॉइंट धनात्मक लिए जाते हैं, और जब ध्रुव के पीछे की ओर गणना करते हैं तो वो सभी मान ऋणात्मक लिए जाते हैं। तो यहाँ से ध्रुव से गणना करेंगे। अब देख लेते हैं
सबसे पहले क्या दिया गया है, सबसे पहले दिया गया है पी बी डैश। तो पी बी डैश का मान लिख लेते हैं यहाँ पर मान लिखेंगे पी बी डैश बराबर, तो देख लेते हैं पी बी डैश का मान क्या आ जाएगा। तो लिखेंगे पी बी डैश बराबर, तो अब पी बी डैश का मान देख लेते हैं, देखते हैं पी बी डैश है कहाँ से कहाँ तक। तो दिया गया पी और ये बी डैश, यानी जहाँ पे बिंब बना है, तो ये क्या है, ये है प्रतिबिंब की दूरी। यहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है तो पी बी डैश है प्रतिबिंब की दूरी। तो यहाँ लिख लेते हैं प्रतिबिंब की स्थिति। तो प्रतिबिंब की स्थिति को कैसे लिखते हैं, प्रतिबिंब की स्थिति जो है वो v से लिखी जाती है, तो ये v से आ जाएगा। अब ये ध्रुव के दाईं ओर यानी इस तरफ जा रहे हैं, बाईं ओर जा रहे हैं, तो ऋणात्मक होगी, तो यहाँ पर माइनस का v रख लेते हैं। अब आइए देख लेते हैं, पी बी डैश का मान तो निकाल लिया है, अब पी बी का मान निकाल लेते हैं। तो पी बी क्या हो जाएगा, लिखेंगे p और b बराबर। अब देख लेते हैं p और b, तो p और b यानी यहाँ p से b तक जाएंगे, तो ये जो दिया गया ये बिंब रखा है, तो ये बिंब की स्थिति है, तो लिख लेंगे बिंब की स्थिति। तो यहाँ लिखेंगे बिंब की स्थिति। तो अब बिंब की स्थिति देख लेते हैं, तो बिंब की स्थिति को u से लिखते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर u आ जाएगा, और ये भी ध्रुव के दाईं बाईं ओर है, तो ये भी ऋणात्मक हो जाएगा, तो यहाँ पर भी ऋणात्मक रख लेंगे। अब उसके बाद में दिया गया है pb हो गया, अब उसके बाद में दिया गया है pf, यानी pf का मान निकालना है। तो pf का देख लेते हैं, तो pf क्या दिया गया है, तो देख लेते हैं p, और यहाँ पर देखते हैं चित्र में p और f के बीच की दूरी ये दी गई है फोकस दूरी, तो यहाँ लिख लेंगे pf इक्वल टू फोकस दूरी। तो यहाँ लिखेंगे फोकस दूरी, और फोकस दूरी को स्मॉल f से लिखते हैं, ये भी माइनस का ऋणात्मक हो जाएगा क्योंकि ये भी ध्रुव के बाईं ओर है। इस तरीके से जब ध्रुव के बाईं ओर जाएंगे तो ये सभी मान ऋणात्मक रखते हैं। तो इस तरीके से सभी के मान मिल गए, अब इनका मान समीकरण में रख देते हैं। तो आइए देखते हैं, तो इस तरीके से सभी के मान इस समीकरण में रखेंगे। तो देख लेते हैं पी बी डैश का मान दिया गया है, देख लेते हैं पी बी डैश दिया गया माइनस का v दिया गया है, तो यहाँ पर रख लेंगे कोष्टक के अंदर माइनस का v, उसके बाद माइनस दिया गया तो माइनस लगा देंगे, फिर कोष्टक में रखेंगे। पी एफ का मान दिया गया, तो पी एफ का मान दिया गया माइनस का f, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का f आ जाएगा, कोष्टक बंद कर देंगे इस तरीके से। अब अपान में लिखेंगे बटे में दिया गया है पी एफ, तो देख लेते हैं पी एफ का मान भी वही दिया गया है माइनस का f, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का f इक्वल टू बराबर लगाएंगे। अब पी बी डैश का मान दिया गया, तो पी बी डैश का मान माइनस का v दिया गया है, तो माइनस का v आ जाएगा। अपान में पी बी दिया गया है, तो पी बी का मान माइनस का u है, तो माइनस का u आ जाएगा। अब देख लेते हैं, तो ये माइनस से माइनस समाप्त हो जाएगा, ये माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएंगे, यानी यहाँ पर बचेगा, यहाँ पर आ जाएगा माइनस का v और प्लस का f, अपॉन में माइनस का f आ जाएगा, इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा v और अपॉन में u। अब u का इधर गुणा कर देंगे और f का इधर गुणा कर देंगे, यानी इस वाले f का इधर गुणा होगा और u का इस साइड गुणा हो जाएगा। तो आइए गुणा कर लेते हैं, तो इन दोनों को कोष्टक में रख लेते हैं, तो u आ जाएगा बाहर, तो u इस तरीके से बाहर रख लेते हैं, अंदर आ जाएगा माइनस का v और प्लस का f, बराबर का चिन्ह लगाएंगे, ये माइनस का यहाँ पर गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का v और f इस तरीके से। अब गुणा कर लेते हैं, जब इसका गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का v और u, उसके बाद में प्लस का u और f, और इक्वल टू माइनस का v और f। इस तरीके से ये समीकरण प्राप्त हो जाएगा। अब लिखेंगे कि समीकरण में u v f से भाग देने पर, तो लिख लेते हैं समीकरण में u v f से भाग देने पर, यानी जो भी समीकरण दिया गया उसमें क्या करेंगे, u v f से भाग दे देंगे। तो लिख लेते हैं, तो आ जाएगा माइनस का v और u प्लस u और f इक्वल टू माइनस का v और f। अब बटे में रख देते हैं u v f, तो आ जाएगा u v f, यहाँ पर बटे में रख देते हैं u v f, यहाँ पर बटे में रख देते हैं u v f। अब देख लेंगे, तो v से v कैंसिल हो जाएगा, u से u कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर देख लेते हैं f से f कैंसिल होगा, u से u कैंसिल हो जाएगा, इधर देख लेते हैं f से f कैंसिल हो जाएगा, v से v कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर u बचेगा।
तो आइए देख लेते हैं क्या क्या बचेगा, यहाँ पर रख लेते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर बचेगा माइनस का 1/, यहाँ पर v बचा, तो v से v कैंसिल हो गया, f बचा है माइनस का 1/, f बचेगा तो f रख लेंगे बराबर, यहाँ पर प्लस है तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे, प्लस, उसके बाद में यहाँ पर ऊपर 1 बचा है तो 1 आ जाएगा, नीचे v है तो v लिख लेंगे, बराबर का चिन्ह लगाएंगे। यहाँ पर देख लेते हैं माइनस का चिन्ह है तो माइनस, ऊपर 1 बचा है तो 1 आ जाएगा, नीचे u बचा है तो u आ जाएगा। अब इस तरीके से ये चीजें बची हुई हैं, तो आइए देख लेते हैं। ये जो माइनस का f है, इसे f को इस साइड ले जाएंगे, और ये जो है माइनस का, इसे इस साइड ले आएंगे, तो लिख लेते हैं। यहाँ पर ये आएगा माइनस का, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो आ जाएगा 1/u, और प्लस यहाँ पर क्या दिया गया 1/v, इक्वल टू ये माइनस का 1/f है, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 1/f, इस तरीके से। तो ये बच्चों इस तरीके से दर्पण सूत्र हम लोगों ने प्राप्त कर लिया। अब ये इस वाले चीज को यहाँ पर लिख देते हैं, तो लिख देंगे पहले 1/f इक्वल टू 1/, ये u दिया गया है तो u आ जाएगा, प्लस 1/v दिया गया है तो 1/v आ जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों किसी भी दर्पण का, जो गोली दर्पण का सूत्र होता है, तो इस तो आइए बच्चों देख लेते हैं, इस तरीके से दर्पण सूत्र प्राप्त कर लेते हैं। अब आइए देख लेते हैं, इसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं, तो देख लेते हैं किस तरीके से दर्पण सूत्र प्राप्त किया है। तो यहाँ देख लेते हैं दर्पण सूत्र। माना एक AB बिंब है जो C के परे रखा है, अवतल दर्पण पर इसका प्रतिबिंब जो है वह C व F के मध्य बनता है। तो देख लेते हैं इस तरीके से ये चित्र है, एक अवतल दर्पण का चित्र बनाते हैं और C के परे एक बिंब AB रख लेते हैं। एक किरण मुख अक्ष के समांतर जाती है जो परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर निकलती है। दूसरी किरण वक्रता केंद्र को टारगेट करती है जो उसी दिशा से आकर वापस लौट जाती है। तीसरी किरण जो रेड वाली है ये ध्रुव पर आपतित होती है और परावर्तन के पश्चात जिस कोण पर आती है उसी कोण से वापस लौट जाती है। अब देख लेते हैं दो ये जो छोटे छोटे त्रिभुज बने हैं, इनमें त्रिभुजों की समरूपता का फार्मूला लगाते हैं। तो छोटे वाले त्रिभुज की ऊंचाई बटे बड़े वाले त्रिभुज की ऊंचाई। तो छोटे वाला त्रिभुज जो a डैश b डैश दिया गया, तो यहाँ लिख लेते हैं a डैश b डैश अपॉन में ये बड़ा वाला त्रिभुज दिया गया है MP, तो ये MP लिख लेंगे। उसके बाद में दूसरा वाला त्रिभुज की आधार देख लेते हैं, तो ये आधार दिया गया FB डैश, तो FB डैश। इस वाले का आधार लिख लेते हैं PF, तो यहाँ पर PF आ जाएगा। अब इस तरीके से देख लेते हैं जो MP जो है ये MP जो है ये AB के बराबर है, तो MP की जगह AB रख लेते हैं। इसी तरीके से दूसरा त्रिभुज देखते हैं। तो दूसरा त्रिभुज दिया गया A डैश P B डैश, यानी A डैश P B डैश, यानी ये जो नीचे वाला है इसे हाईलाइट कर देते हैं। इस तरीके से जो ये वाला त्रिभुज दिया गया है ये इस वाले पूरे त्रिभुज को लिया जाता है प्रयोग में। अब इस वाले त्रिभुज के साथ में जो ये बड़ा वाला पूरा त्रिभुज दिया गया है, ये वाला पूरा त्रिभुज, ये यहाँ से यहाँ तक, तो इन दोनों त्रिभुजों को प्रयोग में लेते हैं। तो इसमें देख देते हैं, तो इसकी ऊंचाई हो गई A डैश B डैश, तो A डैश B डैश अपॉन AB दिया गया है ये, तो AB की जगह AB रख लेते हैं। अब इस तरीके से त्रिभुजों की समरूपता का कसौटी लगाते हैं और इस तरीके से ये प्राप्त कर लेते हैं दर्पण सूत्र। तो बच्चों अगर इसका नोट बना रहे हो तो वीडियो पॉज करके नोट बनाते रहो, नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो इस तरीके से दर्पण सूत्र हम लोगों ने ज्ञात कर लिया। अब इसके सूत्र के माध्यम से हम लोग आंकिक प्रश्न हल करेंगे, जो इसमें बहुत सारे सवाल दिए गए हैं। तो इसी सूत्र के माध्यम से सभी आंकिक प्रश्नों को हल किया जा सकता है।